नहीं विनय जी, प्लीज नहीं, अब मैं आपकी नहीं सुनूंगी। इस बार तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगी। अब मुझसे ये सब और बर्दाश्त नहीं होता। क्यों पूनम, तुम ऐसा मत करो। देखो, तुम मेरी मजबूरी को समझो। मैंने किसी से वादा किया है। अरे भाड़ में गया जी आपका वादा। पूनम, तुम तो ऐसा मत करो ना। अरे तुम तो मेरी पत्नी हो। अरे विनय जी, कौन सा वादा? भला आप किस वादे की वजह से ऐसा कर रहे हैं? और वैसे भी वादा कोई सा भी हो, क्या आपने मुझसे पूछ कर के वादा किया था? अरे आप तो इस दुनिया के पहले ऐसे इंसान हो जिसे अपने ही बच्चे से तकलीफ है, और आप उसे दुनिया में आने से ही पहले मार रहे हैं। अरे एक बार हो गया तो चलो, मैंने आपकी बात मान ली, लेकिन अब दोबारा से फिर वही बात। अरे आपको ऐसा सोचने पर भी शर्म आनी चाहिए। और आपकी हिम्मत तो देखो कि आप मुझे सीधा आकर बोल रहे हैं कि मैं ऐसा घिनौना काम करूं। अब मैं दोबारा बिल्कुल भी ऐसे नहीं करूंगी, और किसी भी कीमत पर ऐसा कभी नहीं करूंगी। प्लीज पूनम, तुम मेरी बात को समझो ना। अरे जब से बबीता को पता चला कि तुम फिर से माँ बनने वाली हो, तो वो मुझे बार बार ताने दे रही है। विनय जी, जब आपको अपनी बहन से और अपनी माँ से इतना ही डर लगता है और आपको अपना बच्चा नहीं चाहिए था, तो फिर आपने मुझसे शादी ही क्यों की? अरे आपको मेरे से क्या किसी से भी शादी नहीं करनी चाहिए थी। और अब अगर शादी कर ही है तो फिर अब बच्चा होना तो आम बात ही है ना। अरे जब आपको खुद ही बच्चा नहीं चाहिए था, तो फिर आपने मुझसे शादी ही क्यों की थी? क्यों आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी? अब क्या मैं आपके साथ हमेशा ऐसे ही रहूं, और मैं आपकी माँ और बहन के चक्कर में अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही घुट घुट कर मैं मरती रहूं? अब क्या मैं इसी तरह से बार बार दवाइयाँ ही खाते रहूंगी? नहीं विनय जी, नहीं, बस अब बहुत हो गया। अब मैं ये सब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब मैं किसी कीमत पर दवाइयाँ नहीं खाने वाली हूँ। इस बार मैं अपना एबॉर्शन बिल्कुल भी नहीं करवाऊंगी, फिर चाहे इसके लिए मुझे आपका घर परिवार और आपको भी क्यों ना छोड़ना पड़े। अरे तुम पूनम, पागल मत बनो। भला तुम ये क्या बोल रही हो? तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकता। अगर तुम ही मुझे छोड़कर चली जाओगी तो मैं तो बिल्कुल ही अकेला हो जाऊंगा ना। अरे भला आप अकेले कहाँ हैं विनय जी? आपके साथ आपकी माँ है, आपकी बहन है, और सबसे बड़ी बात, आपके पास उनकी सारी जिम्मेदारियाँ हैं। ये सभी आपके पास है तो सही, आप उन सब के साथ ही रहिए ना। नहीं पूनम, तुम प्लीज मेरी बात को समझो ना। प्लीज पूनम, तुम मेरी बात को सोचो तो सही। मैं तुमसे कुछ ज्यादा थोड़ी ना मांग रहा हूँ। मैं तो तुम्हारा पति हूँ ना, तो फिर तुम मेरे हर फैसले में मेरा साथ क्यों नहीं देती हो? अरे तुम किसी और में ना सही, बस पूनम तुम इस फैसले में साथ तो दे दो ना। और तो मैं तुमसे कुछ ज्यादा नहीं मांग ही नहीं रहा हूँ। बस विनय जी, बस, अब बहुत हो गया। अब बहुत बोल लिया आपने और बहुत सुन लिया मैंने। अब आप चुपचाप से यहाँ से चले जाए। अब तो मैं आपकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती हूँ। प्लीज आप यहाँ से चले जाए और मुझे अकेला छोड़ दीजिए। अब मैं आपकी और कोई बात नहीं सुनना चाहती हूँ। फिर पूनम गुस्से में घर के सारे काम खत्म करती है और सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन उसका गुस्सा शांत ही नहीं हो पाता, इसलिए वो पार्क में जाकर बैठ जाती है। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर इन्हें हो क्या गया है। ये अपने ही बच्चे को मारना चाह रहे हैं। ये कैसे इंसान हैं और ये कैसे पति हैं, जो ऐसे ही कैसे किसी के भी कहने पर अपने ही बच्चों को कोख में ही खत्म करने के लिए बोल रहे हैं। और भला ये कैसी माँ है जो अपने ही कुल का नाश करने पर तुली हुई है। और एक वो इनकी बहन, अरे ना जाने कैसी बहन है जो अपना ही भाई का घर बसता हुआ नहीं देख सकती, अपने भाई के बच्चे को ही नहीं देख सकती। ये तो दुनिया की सबसे अजूबे वाली बात है जो यहाँ मेरे साथ हो रही है। आखिर ना जाने ऐसी कौन सी वजह है जिस वजह से यहाँ मेरे ससुराल में कोई भी नहीं चाहता कि मेरा बच्चा इस दुनिया में सांस ले। पता नहीं इन दोनों माँ बेटी को मेरे बच्चे से क्या परेशानी है। अरे विनय जी तो पूरे ही सीधे साधे से इंसान हैं और पूरे के पूरे ही अपनी माँ के भक्त हैं। अरे जैसे इनकी माँ ने कह दिया, ये तो बस वैसा ही करते हैं। बल्कि ये तो अपनी माँ की कोई भी बात पर कभी भी कोई सवाल नहीं उठाते हैं। और ऊपर से मेरी नंद की तो अलग ही सोच है। अरे ये तो मेरी छोटी नंद है, बल्कि बड़ी नंद भी नहीं है, और ऊपर से वो तो इनसे लगभग 5 साल छोटी है, और उसके बाद भी वो अपने भाई पर हुक्म चलाती रहती है। अरे भाभियाँ तो होती ही पराए हैं, वो दूसरे घर की ही होती हैं। लेकिन भाई, अरे भाभी तो तुम्हारा अपना ही है। भाभी की ना सही, कम से कम अपने भाई की ही कद्र कर लो। इन दोनों माँ बेटी तो इनकी की भी कोई कद्र नहीं करती। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि ये लोग ऐसे निकलेंगे। जब से मैं इस घर में शादी करके आई हूँ,
तब से ये लोग जैसे बोलते हैं वैसे ही मैं सब कुछ करते आई हूँ। मैंने कभी भी किसी की कोई बात नहीं काटी है और ना ही कभी अपनी मनमानी की है। और पता नहीं क्यों आज ये दोनों माँ बेटी मेरे बच्चे के पीछे पड़े हुए हैं। इन लोगों का भला आखिर मैंने ऐसा क्या बिगाड़ा है जो ये दोनों माँ बेटी मेरे बच्चे के साथ ऐसा करने को कह रहे हैं। मेरा तो घर जाने का मन ही नहीं कर रहा है। मेरी तो घर जाने की जरा सी भी इच्छा नहीं हो रही है। पता नहीं मेरा ससुराल कैसा है। अब तो वैसे भी इनका ऑफिस से आने का समय हो रहा है और जब ये ऑफिस से आएंगे तो ये लोग फिर से वही बात दोहराएंगे। लेकिन मैं तो इस बार ऐसा नहीं होने दूंगी और केवल इस बार नहीं बल्कि कभी भी बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। मैं बार बार पाप नहीं करूंगी। अरे अब मेरी शादी के 2 साल हो गए हैं। क्या मुझे नहीं लगता है कि मैं भी माँ बनूं? क्या मेरा मन नहीं करता कि मेरी गोद में मेरा बच्चा खेले? आस पड़ोस वाले लोग मुझे कितना कुछ बोलते हैं कि बहू तू कब खुशखबरी सुना रही है, लेकिन इन सब बातों से इन लोगों को क्या फर्क पड़ता है? सभी की बातें तो मुझे ही सुननी पड़ती है ना। अब तो मेरे मायके में भी सभी लोग यही बात बोलते हैं कि बेटा तू कब खुशखबरी सुना रही है। लेकिन अब मैं क्या करूं, क्या जवाब दूं सभी को? लेकिन मेरी सास, नंद और मेरे पति को ये बात समझ ही नहीं आती है। अरे पूनम तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे शाम होने को आए हैं और तुम इधर क्यों बैठी हुई हो? जाओ तुम अपने घर जाओ। दीदी मुझे घर जाने की जरा सा भी इच्छा नहीं हो रही है। क्यों, क्या हुआ पूनम? किसी ने तुम्हें कुछ बोला है क्या? घर में सब कुछ ठीक तो है ना? नहीं नहीं दीदी, किसी ने नहीं कुछ बोला है। तो फिर तुम तो कभी भी शाम को इधर बाहर में नहीं बैठी रहती थी। शाम से क्या बल्कि अब तो रात होने को आएगी। तुम्हारे पति तुम्हें घर में खोज रहे होंगे। तुम घर जाओ ना, यहाँ बैठकर क्या कर रही है? क्या दीदी, कैसा पति और कौन सा पति जो अपने ही बच्चे को कोख में मारना चाहता है? अरे तू ये क्या बोल रही है पूनम? एक तो देवर जी की इतनी लेट से शादी हुई है। चाची जी तो देवर जी की शादी का सोच भी नहीं रही थी। वो तो हम लोग के बार बार कहने पर चाची जी ने सोचना शुरू किया और हम लोगों ने चाची जी के ऊपर कितना प्रेशर बनाया, तब कहीं जाकर उन्होंने अपने बेटे की शादी की थी और अब उसके बाद ये बच्चे नहीं होने दे रहे हैं। अरे भला ये भी कौन सी बात हो गई? एक तो पहले ही देवर जी की उम्र हो गई है, अब तो उन्हें बच्चे वगैरह तो कर ही लेने चाहिए ना। वही तो दीदी, मुझे तो अब समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। और दीदी मैं किससे क्या पूछूं कि मेरी सास वैसे ही है कि जैसी दिखती है और नंद भी वैसे ही है। अब मैं किससे पूछूं? देखो पूनम, ऐसे भागने से ना किसी भी समस्या का हल नहीं मिलता है। तुम शांत होकर अपने घर जाओ और जो कोई कुछ भी बोलता है तुम सिर्फ उसे सुनो ही मत, बल्कि उस बात की गहराई तक जाओ कि आखिर वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो फिर तुम्हें खुद ही तुम्हारी समस्या का हल मिल जाएगा। तुम्हारे इस तरह से अंदर ही अंदर कुड़ने से या रोने से तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। ये तो मैं भी नहीं जानती हूँ कि चाची जी ऐसा क्यों कर रहे हैं, बल्कि मैं तो बोलूँगी पूनम कि तुम इतनी देर तक इधर मत बैठी रहो। नहीं तो अगर चाची जी को पता चलेगा ना तो वो तुम में और देवर जी में फिर से दूरियां पैदा कर देंगे और जैसे तैसे बोल करके वो अपने बेटे के कान भर देंगे। हाँ दीदी, आप बात तो बिल्कुल सही बोल रही हो। इस समस्या का हल तो मुझे घर से ही मिलेगा। अब मुझे घर में ही पता करना होगा कि आखिर ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है दीदी, अब मैं घर जाती हूँ। चाची जी को ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। उनको अपने बेटे की जिंदगी की तो कोई टेंशन ही नहीं है। अरे भला ऐसी कौन सी सास होती है कि जो खुद ही अपने ही कुल का नाश करने पर तुली हुई रहती है। आखिर हम लोग कर भी क्या सकते हैं। अब वो मेरी चाची सास जो है, अगर अब हम कुछ भी बोलेंगे तो चाची जी तो हम लोग से भी रिश्ता खराब कर लेंगी। बहू, ओ बहू। हाँ माँ जी। अरे बहू, तू ये अपनी रोनी सूरत कब तक बना के रखेगी? अरे जब तेरा पति तुझे मना कर रहा है कि अभी वो बच्चा नहीं चाहता है, तो फिर तू अपनी जिद पर क्यों अड़ी हुई है? अरे अगर तू मेरी बात नहीं मान सकती तो कम से कम अपने पति का कहा तो मान ले। माँ जी, मैं सभी की बात मानने के लिए तैयार हूँ, बल्कि मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आप लोग जो काम करने के लिए मुझे बोल रहे हैं, आप कम से कम इसकी वजह तो बताइए कि आप लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं। एक बार नहीं बल्कि दो बार मुझे एबॉर्शन करवाने के लिए बोला जा रहा है। एक बार तो आप लोगों ने मेरा एबॉर्शन करवा ही दिया है, लेकिन अब दूसरी बार भी आप लोग फिर से एक ही रट लगा रहे हैं कि बहू तुम एबॉर्शन करवाओ, तुम एबॉर्शन करवाओ। आखिर इसकी वजह क्या है माँ जी? कम से कम आप मुझे वो तो बताए।
देख बहू, तुझे कोई भी वजह पूछने की जरूरत नहीं है। तेरा पति तुझे जैसा कह रहा है ना, तू सिर्फ उसकी बात सुन और तू उसकी बात मान ले। अगर वो चाहता है कि तू एबॉर्शन करवा ले तो फिर तू करवा ले ना, नहीं तो हमेशा तुझे ही मुंह की खानी पड़ेगी। आखिर तुझे रहना तो अपने ससुराल में ही है, कहीं और तो रहना नहीं है ना। अगर तू हमारे कहे अनुसार नहीं चलेगी ना, तो फिर तू ऐसे ही अकेले ही बंद करके रहेगी। अब तू ही देख बहू कि तुझे क्या करना है। और सुन, अरे भला देखो तो, ये तो मेरी एक जरा सी बात भी सुनने को तैयार नहीं है। अरे भला ये कैसे नहीं सुनेगी? मेरा बेटा मेरी एक भी बात को जरा सा भी गिरने नहीं देता है। वो तो मेरे बोलने से पहले ही मेरी बात को पूरा करता है। मैं भी देखती हूँ ना कि आखिर ये कब तक नहीं मानती है। आखिर मैं पता कैसे लगाऊं कि ये लोग ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं? आखिर क्यों मांझी और दीदी चाहते नहीं है कि मैं भी माँ बनूं? अरे आ गए आप, मैं आपके लिए चाय लेकर आऊं क्या? नहीं, मुझे नहीं पीनी। विनय जी, आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अरे तो फिर क्यों ना करूं? जब तुम मेरी एक भी बात सुन ही नहीं रही हो तो फिर मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं और तुम्हारी किसी भी बात का क्यों जवाब दूं? आप मुझे एक बात बताएं, क्या आपको कभी नहीं लगता है कि मैं भी अपने बच्चों का बाप बनूं? मेरे भी अपने खुद के बच्चे हो। अरे आप कैसे आदमी हैं जो अपने ही बच्चे को उसको कोख में ही मारना चाहते हैं? आखिरकार ऐसी बात क्या है जो आप ऐसा कर रहे हैं? अरे आप कम से कम मुझे इसका कारण तो बताएं। देखो पूनम, तुम ज्यादा अपना दिमाग मत लगाओ। सुनो जी, मैं आपकी पत्नी हूँ ना, तो एक पत्नी होने के नाते ये सब कुछ जानने का मेरा भी तो हक है ना, कि आप मेरा एबॉर्शन क्यों करवाना चाहते हैं। चलो फिर ठीक है जी, मैं आपकी बात मानने को तैयार हूँ। मैं अपना एबॉर्शन करवाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप मुझे कम से कम इसके पीछे की वजह तो बताएं। असल में बात यह है ना पूनम, कि जब मेरी बहन दूसरी बार माँ बनने जा रही थी ना, तो वो माँ से बार बार रो रो कर एबॉर्शन करवाने के लिए बोल रही थी। वो बार बार बस यही बोल रही थी कि माँ मेरा एबॉर्शन करवा दो, मैं दूसरा बच्चा नहीं करना चाहती। लेकिन क्यों दीदी, ऐसा क्यों करना चाहती थी? क्योंकि उसका पति नौकरी छोड़ करके घर पर ही बैठ गए थे और कोई काम धंधा नहीं करते थे, इसलिए मेरी बहन दूसरा बच्चा पैदा करना ही नहीं चाहती थी। वो तो बाद में मैंने ही बबीता को बोल दिया था कि बबीता तुम चिंता क्यों करती हो, तू अपने बच्चे के साथ ऐसा मत कर, तू अपना एबॉर्शन मत करवा, तू बिना किसी चिंता के अपना बच्चा पैदा कर, मैं हूं ना तेरा बड़ा भाई, मैं तेरे साथ हूं। तो फिर बबीता मेरे से बोलने लगी कि भैया अगर गलती से भी लड़की पैदा हो गई ना, तो मेरी पूरी जिंदगी ही बर्बाद हो जाएगी। ये तो अपनी नौकरी छोड़ करके घर में ही बैठ गए हैं, थोड़ा सा भी बल्कि कुछ भी कमाने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो फिर मैं अपनी लड़की जिंदगी पार कैसे लगाऊंगी, तो फिर मैं उसकी शादी कैसे करूंगी। तो मैंने ही बबीता से बोला था कि देख, अगर तुम्हारी लड़की हो जाएगी ना, तो मैं तुम्हें वादा करता हूँ, अगर बहन तेरे लड़की हो गई ना, तो मैं उसे गोद ले लूंगा। तो फिर बबीता बोलने लगी कि चलो चलो भैया रहने दो, ये सब तो कहने की बातें हैं, कहने और करने में बहुत ही अंतर होता है। जब कल को आपके बच्चे हो जाएंगे तो आप खुद ही देख लेना, आप सब कुछ भूल जाएंगे। अभी तो आप ये बस मुझे फंसाने के लिए कह रहे हैं ताकि मैं बेटी पैदा करके बैठ जाऊं। तो इसलिए मैंने उस समय अपनी बहन को कसम खा करके बोला कि मैं जिंदगी भर कभी भी अपने बच्चे पैदा ही नहीं करूंगा, और चाहे वो तुम्हारा बच्चा लड़का हो या लड़की, मैं आज ही तुम्हारा बच्चा गोद ले रहा हूँ। मेरे पास मेरा आज जो कुछ भी है, अब से वो सब कुछ उसी का है और हमेशा के लिए उसी का ही रहेगा। बहुत ही समझाने के बाद मेरी बहन मान गई और फिर उसके बाद उसे लड़की ही हो गई। जब मेरी बहन को लड़की हुई ना, तो उसने तुरंत ही फोन करके मुझे बोल दिया कि भैया मैंने आपको मना किया था ना, लेकिन आपकी ही जबरदस्ती के कारण आज ये लड़की पैदा हो गई है। अब इसे आप ही संभालिए, ये लड़की आज के बाद आपकी ही जिम्मेदारी रहेगी, आज से आप ही इसके माँ बाप हो। बस यही बात थी पूनम, इसी वजह से मैं हमेशा तुम्हें एबॉर्शन करने के लिए बोलता था। जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी तब तक तो सब ठीक था, लेकिन शादी के बाद से ही बबीता के मन में डर बैठ गया है, और बस इसी बात को लेकर के बबीता मुझे बार बार यही ताने देती रहती है कि गलती से भी मैं अपनी भांजी को भूल ना जाऊं, और इसलिए ही मैं बच्चा पैदा नहीं करना चाहता हूं। सच में पूनम, अगर मेरा बच्चा हो गया ना, तो मैं उसके आगे अपनी बहन के बच्चे को नहीं देख पाऊंगा। बस इतनी सी ही बात है, अगर ये बात तुम समझ लो और तुम मेरा साथ दे दो। नहीं विनय जी नहीं, मुझे किसी भी कीमत पर कुछ भी नहीं समझना है। भला ये कौन सी बड़ी बात है? ठीक है, आपको उनके बच्चों को पालना है तो आप पालिए ना, आपको इसके लिए कौन रोक रहा है? अरे क्या, बल्कि आप उनके दूसरे बच्चे को भी पाल लीजिए।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि आप अपने बच्चे ही नहीं पैदा करेंगे, आपको उनके बच्चे का खर्चा ही देना है ना। तो फिर आप एक बच्चे का क्यों, आप उन्हें उनके दोनों बच्चों का खर्चा दीजिए ना। लेकिन भला ये कौन सी बेवकूफ़ी है कि आप अपने बच्चे ही नहीं पैदा करेंगे। बस पूनम बस, तुम्हें सब कुछ सच सच बताने के बाद भी तुम पर कोई असर नहीं हो रहा है। अरे मैंने अपनी बहन से वादा किया है। अरे तो फिर वादा आपने किया था, मैंने तो नहीं किया था ना। और आप अपना वादा निभा भी रहे हैं, बल्कि मैं आपको उसमें मना भी नहीं कर रही हूँ कि आप उनकी बच्ची को मत पालिए। लेकिन मैंने भी तो आपसे शादी की है और मुझे तो बच्चा चाहिए तो मतलब चाहिए। मुझे उस बात से कोई मतलब नहीं है कि आपको अपने बच्चे पसंद है या नहीं है, लेकिन मुझे मेरे बच्चे पसंद है। बहू तूने ये रोज रोज का क्या लगा रखा है, तू अब ज्यादा नौटंकी मत कर, समझी ना। अरे माँ जी, इनका तो मुझे समझ में आता है, लेकिन आप, अरे कम से कम आपको तो समझना चाहिए ना। माँ जी, क्या आप अपने पोते पोतियों को देखना नहीं चाहती हैं? अरे मैंने कहाँ मना किया है कि आप दीदी के बच्चों को मत देखिए, बल्कि मैं तो बोल ही रही हूँ कि आप उनको भी देखिए और मेरे बच्चों को भी देखिए। अरे मैं कहाँ मना कर रही हूँ कि आप अपनी जिम्मेदारी या अपना वादा सब छोड़ दीजिए। और भला आप कैसी दादी हैं जो बच्चे के आने से पहले ही उसे मरवाना चाहती हैं? अरे माँ जी, मैंने माना आपका बेटा अपनी बहन के अनुसार चलता है, लेकिन आप तो माँ हैं ना। माँ जी, आपको अपने बच्चों को फिक्र नहीं है। अरे वो आपकी ही बेटी है और ये आपका ही तो बेटा है, तो आपका अपनी बेटी को इतना प्यार क्यों? और आप अपनी बेटी की लाइफ के बारे में ही इतना क्यों नहीं सोच रही हैं? आप इनका परिवार क्यों नहीं देख रही हैं? बहू तू बहुत ही बोल रही है, बल्कि जैसा मेरा बेटा तुझे बोल रहा है ना, वैसा तुझे तो करना ही पड़ेगा। तो फिर आप मेरी बात भी सुन लीजिए, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी, आपको जो करना है कर लीजिए। अरे बेटा, ये बहू तो मुंह पर ही मना करके चल जा रही है, इसके लिए हमें कुछ तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा बेटा। अरे भला ये कैसी माँ है, ये तो अपने ही बेटे की जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हुई है, बल्कि इन्हें तो अपने बेटे को समझाना चाहिए, लेकिन ये तो उल्टा ही अपने बेटे के कान और ज्यादा भर रही है। अरे कोई भी माँ भला अपनी बेटी के प्रेम में इतनी अंधी हो जाती है कि वो अपने बेटे का ही घर उजाड़ना चाहती है? मुझे तो लगता है कि बात इतनी छोटी नहीं है, इसके पीछे जरूर कोई ना कोई और बात भी है। मुझे ना माँ जी के पीछे लगना पड़ेगा और उनकी जासूसी करनी पड़ेगी, तभी मुझे समझ में आएगा कि बात आखिर है क्या। फिर 2 दिन बाद मुझे अपनी बेटी से बात किए हुए 2-3 दिन हो गए हैं और इतने दिन से मेरा मोबाइल ही रिचार्ज नहीं हुआ है। और जब भी मैं अपने बेटे से रिचार्ज करवाने के लिए बोलने का सोचती हूँ तो वो उतने में ही ऑफिस निकल जाता है और मैं हमेशा भूल ही जाती हूँ। लेकिन आज मैं अपने बेटे को अपना फोन रिचार्ज करने के लिए याद से ही बोल दूंगी। अरे बेटा, तू ऑफिस जा रहा है? हाँ माँ, आज मैं थोड़ा लेट भी हो गया हूँ। बेटा तू जरा अपने फोन से अपनी बहन के पास फोन तो लगा करके दे देना। तेरी बहन से मेरी 2-3 दिन से बात ही नहीं हो पाई है। क्यों माँ, तुम्हारा मोबाइल तो है ना, तो आप उससे क्यों नहीं कर रही हो? अरे बेटा, मेरा मोबाइल का रिचार्ज ही खत्म हो गया है। माँ अभी तो मैं लेट हो रहा हूँ, मैं एक काम करता हूँ कि मैं आपका फोन ऑफिस जाकर रिचार्ज कर दूंगा, जब तक तुम पूनम के फोन से बात कर लो। चल ठीक है बेटा। बहू, ओ बहू। हाँ माँ जी, कहिए। बहू, जरा तू अपने मोबाइल से बबीता के पास फोन लगा कर देना। ठीक है माँ जी, अभी दे रही हूँ। ये लीजिए माँ जी। ठीक है, मैं तुझे बात करके फोन दे दूंगी। अरे ये क्या, माँ जी ने यहाँ पर अपनी बेटी से बात क्यों नहीं की? उल्टा ये तो अपने कमरे में चले गए और इतना धीरे धीरे क्या बोल रहे हैं कि मुझे तो कुछ भी सुनाई ही नहीं दे रहा है। अब मैं उनके कमरे में भी तो नहीं जा सकती हूँ ना, कुछ तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा। आखिर ये माँ बेटी में क्या खिचड़ी पक रही है? अगर माँ जी को बात ही करना थी तो माँ जी मेरे सामने भी तो कर सकती थी ना, बल्कि ये तो अपने रूम में लेकर के और इतना धीरे धीरे आवाज से बातें क्यों कर रही हैं? जबकि माँ जी तो जब कहीं भी फोन लगाते हैं तो जोर जोर की आवाज निकाल निकाल करके ही बात करती हैं। माँ जी। हाँ बोलो ना बहू, क्या बात है? माँ जी, कुछ समय के लिए फोन दीजिए ना, ओ ना जरा मेरा नेट ऑन रह गया है। अरे बहू, रहने देना, अगर नेट ऑन है तो क्या मैं यूज कर लूंगी। माँ जी, मुझे पता है कि आप नेट नहीं यूज करेंगे, लेकिन अब ऑन है तो डाटा खत्म होता रहेगा ना। आप मुझे दे दीजिए ना मोबाइल, मैं अभी नेट बंद करके आपको मोबाइल दे देती हूँ। अच्छा ठीक है, लो लीजिए माँ जी, मैंने इसका नेट बंद कर दिया है। लीजिए, अब जब तक आपको बात करनी है कर कीजिए।
अरे अब तू जाना यहाँ से, अब तू यहाँ खड़ी क्यों है? तेरा कोई काम नहीं रह गया है क्या? जी माँ जी। फिर थोड़ी देर के बाद, अब मैं क्या करूँ, मेरा तो टीवी देखने का भी मन नहीं हो रहा है। पूरे 1 घंटे से माँ जी क्या बातें कर रही है, पता नहीं अब कब तक माँ जी की बातें खत्म होगी, और कब माँ जी अपने कमरे बाहर आएंगे, और कब मेरा मोबाइल मेरे हाथ में आएगा। ले बहू, तू अपना मोबाइल ले जा। चलो आखिरकार मेरा मोबाइल मिल ही गया। चलो अब रिकॉर्डिंग ऑन करके सुनती हूँ कि आखिर ये माँ बेटी में बात क्या हुई है। माँ बताओ अब घर का क्या हाल चाल है? अब आपकी बहू कैसी है, और क्या कुछ बात बनी कि नहीं? अरे बेटा, अब मैं तुझे क्या बताऊं? तेरा भाई पूरे 3 दिन से पागलों की तरह दवाई लेकर के उसके पीछे पड़ा हुआ है कि पूनम दवाई खा ले, पूनम दवाई खा ले, लेकिन वो महारानी है कि दवाई खाने के लिए तैयार ही नहीं है। पिछली बार तो उसे कुछ समझ में ही नहीं आया था, इसलिए उसने उस समय दवाई खा ली थी, लेकिन बेटा इस बार मुझे लगता है कि उसे कोई भनक पड़ गई है। अरे तुम ये क्या बोल रही हो माँ? अरे पता नहीं बेटा, उसे क्या हो गया है कि वो इस बार दवाई खाने के लिए राजी ही नहीं हो रही है। अब बेटा मैं बार बार उसे एक ही बात बोलकर कि उसके सामने अपनी इमेज खराब नहीं होने देना चाहती हूँ। अरे बेटा, आसपास की औरतें भी तो घर आती रहती हैं, और यहाँ तक कि ये महारानी भी तो बाहर जाती रहती है। अगर ये महारानी उन सब से मेरे बारे में कुछ भी बता देगी कि मेरी सास मुझे ये दवाई खिला रही है, इसमें मेरी सास और पति का हाथ है, तो फिर तू बता बेटा कि समाज में मेरी क्या इज्जत रहेगी, सबके सामने मेरी कितनी बेइज्जती ना होगी। इसलिए तो बेटा मैं बार बार विनय से ही बोल रही हूँ कि वो ही उस महारानी को किसी तरह से मनाए। और बेटा विनय भी तो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन ना जाने इस नौटंकी बाज को क्या हो गया है, ये तो बिल्कुल ही दवाई खाने के लिए तैयार ही नहीं है। माँ तुम ऐसे कैसी बातें कर रही हो? अरे भला ये कैसे दवा नहीं खाएगी? आप लोग उससे थोड़ी जबरदस्ती करो ना। माँ अगर उसने दवाई नहीं खाई ना, और अगर धीरे धीरे टाइम ऊपर हो गया, तो फिर एबॉर्शन भी नहीं होगा, और फिर तुम बच्चा करवा लेना, फिर तुम सब कुछ छोड़ देना और सब कुछ कर देना उसके ही नाम पर। अरे बेटा, कौन नाम करवाना चाहता है? अगर मुझे सब कुछ उसके नाम ही करवाना होता तो क्या मैं इतने पापड़ बेलती? क्या इसी दिन के लिए इतने सालों से मैं उसे पाल पास करके बड़ा की हूँ? क्या ऐसे ही सब कुछ उसके नाम कर दूं? तू चिंता मत कर बेटा, फिलहाल मैं कुछ करती हूँ। माँ आपसे तो कुछ भी नहीं होगा। आप ऐसा कीजिए, भैया को ही बोलिए कि अगर भाभी दवाई नहीं खा रही है ना, तो आप भाभी को किसी चीज में मिलाकर दवाई खिला दीजिए, ऐसे उन्हें पता भी नहीं चलेगा और हमारा काम भी हो जाएगा। हाँ बेटा, सही कहा तूने। तू रुक, मैं तेरे भाई को ऐसा ही करने के लिए बोलती हूँ। चल चल बेटा, अब मैं बाद में बात करती हूँ। आज तेरा भाई मेरा फोन में रिचार्ज करवा देगा, फिर मैं तेरे से आराम से जी भर के बात करूँगी। अरे ये पहेली तो समझने की जगह पर ये तो और ही उलझते जा रही है, बल्कि यहाँ तो एक से बढ़कर एक सवाल पैदा हो रहे हैं, और जवाब किसी का भी नहीं मिल रहा है। लेकिन इतना तो तय हो गया है कि अब मैं किसी के हाथ से एक गिलास पानी तक भी नहीं पीऊंगी, क्योंकि मुझे अब किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं है। अब मुझे ना ये मांझी की ना और भी अच्छे से निगरानी करनी पड़ेगी। फिर शाम के समय, देख विनय बेटा, पूनम ऐसे ही सीधी तरह से हमारी बात तो मानेगी नहीं, तो बेटा हमें किसी और ही तरह से अपना काम करना होगा। पूनम को किसी ना किसी तरह से एबॉर्शन करवाने की दवाई तो खिलानी ही होगी, क्योंकि ये बातों से तो बिल्कुल भी नहीं मानेगी। तो फिर माँ आप ही बता दो कि हमें क्या करना चाहिए। तू एक काम कर बेटा, तू इस चाय में ना दवाई मिला करके बहू को पिला दे, जिससे उसे कुछ पता भी नहीं चलेगा और हमारा काम भी हो जाएगा। लेकिन माँ दवाई की कड़वाहट तो चाय में पता चलेगी, इससे तो उसे पता चल जाएगा कि हमने जरूर चाय में कुछ डाला हुआ है। अरे बेटा, जब कड़वाहट के बारे में पूछेगी ना, तो तू उसे बता देना कि चाय की पत्ती इस बार बदलकर दूसरी नई चाय की पत्ती आई है और इसका स्वाद ऐसा ही है। ठीक है माँ, मैं ऐसा ही करता हूँ। पूनम, तुम अभी भी मेरे से ऐसे ही नाराज रहोगी क्या? बल्कि लो पूनम, मैं तुम्हारे लिए गर्मागर्म चाय बनाकर लाया हूँ, तुम जरा इसे पीकर देखो और बताओ कि कैसी बनी है। विनय जी, अब आपकी कोई भी चाल ना मेरे आगे नहीं चलेगी। मुझे सब कुछ अच्छे से पता है कि इस चाय में आपने दवाई डाली है ना। अरे तुम ये क्या बोल रही हो पूनम? आप बाहर निकल जाए मेरे कमरे से। अरे पूनम, तुम मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना है, आप अभी के अभी कमरे से बाहर निकल जाए और मेरी आंखों के सामने कभी मत आइएगा।
अरे जब भी आप मेरे सामने आते हैं तो आप सिर्फ मेरे बच्चे को मारने का प्लान ही करके आते हैं। अगर मुझे ये सब पहले से नहीं पता होता तो आज तो इन लोगों के मन की बात पूरी हो ही जाती। और हाँ, आप मेरी एक बात कान खोल कर सुन लीजिए कि जब तक मैं नहीं चाहूंगी तब तक आप इस कमरे में दोबारा कभी नहीं आएंगे। मुझे इस घर के लोगों पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। फिर दूसरे दिन, चलो अब ये तो ऑफिस चले गए हैं, अब मुझे अपना दूसरा काम करना है। मैं माँ जी का मोबाइल साइलेंट पर करके रख देती हूँ, क्योंकि जब फोन की रिंगटोन ही बंद रहेगी तो फिर माँ जी को रिंगटोन का पता ही नहीं चलेगा। मुझे सब पता है कि इनके जाने के बाद माँ जी अपनी बेटी को फोन तो करेंगे नहीं। तो इनकी बेटी का फोन आ ही गया। ये जरूर उस नागरानी का ही फोन होगा। लगता है ये उसी नागरानी का ही फोन है। मैंने जैसा सोचा था वैसा हुआ। हाँ, ये नंद रानी का ही फोन है। माँ जी। हाँ, क्या हुआ? लीजिए माँ जी, दीदी का फोन आ रहा है। क्या मेरी बेटी का फोन तेरे फोन पर आ रहा है? बहू, मैं अपना फोन कब से ढूंढ रही हूँ, मुझे मेरा फोन मिल ही नहीं रहा है। ठीक है माँ जी, कोई बात नहीं। जब तक फोन नहीं मिलता है तो तब तक आप मेरे फोन से आप बात कीजिए ना, और जब तक मैं आपका फोन ढूंढ करके दे देती हूँ। अच्छा ठीक है। अरे ये क्या, आज फिर माँ जी अपने कमरे में जाकर बात कर रही है। अच्छा हुआ कि मैंने पहले से ही अपने फोन की कॉल रिकॉर्डिंग ऑन कर दी थी। आज देखती हूँ मैं कि इन माँ बेटी में क्या क्या बातें होती हैं। फिर बहुत देर के बाद, आज तो माँ जी को अपनी बेटी से बात करते हुए कुछ ज्यादा ही देर हो गई है। माँ जी अभी तक अपने कमरे से बाहर नहीं आई हैं। आखिर इन माँ बेटी के ऐसी क्या बातें हो रही हैं जो अभी तक खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। बहू, ओ बहू, ले तू अपना फोन ले जा। ये लीजिए माँ जी आपका फोन। लेकिन बहू, ये तुझे मेरा फोन कहाँ से मिला? अरे माँ जी, वो सोफे के नीचे गिरा हुआ था और गिरने की वजह से इसका एक बटन दबा हुआ था, जिस कारण आपका मोबाइल साइलेंट पर हो गया था। इसलिए जब किसी का भी फोन आ रहा था, जा रहा था, तो पता ही नहीं चल रहा था। अब मैंने इसे सही कर दिया है माँ जी। अच्छा ठीक है, चल अब जाके अपना काम कर। जी ठीक है माँ जी। चलो अब मैं जल्दी जल्दी से रिकॉर्डिंग ऑन करके सुनती हूँ कि आखिर इन दोनों माँ बेटी ने आज क्या क्या बातें की हैं। अरे माँ, आखिर तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हें तो बिल्कुल भी अकल नहीं है। अरे तुम ऐसे कैसे बेचारी बनी पड़ी हो? वो 4 दिन की आई हुई लड़की अब आप दोनों पर भारी पड़ रही है। अरे आप दोनों से तो एक लड़की भी नहीं संभाली जा रही है। आप लोग उसे एक दवाई भी नहीं पिला पा रहे हो। अरे माँ, अगर ऐसा ही रहेगा ना तो इस बार भैया के घर बच्चा पैदा हो जाएगा ना, तो भैया की ये सारी प्रॉपर्टी मेरे हाथ से निकल जाएगी। फिर तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। अरे बेटा, तू इतनी चिंता क्यों करती है? बहू को अभी कुछ ही महीने तो हुए हैं, अभी हमारे पास टाइम है। अभी बहू का 3रा महीना भी पूरा नहीं हुआ है। बेटा तू ऐसे ही चिंता मत कर, मैं करती हूँ ना कुछ। और भला मैं ऐसे कैसे सब कुछ उसके बच्चे के नाम कर दूंगी? बेटा तूने ये सोच भी कैसे लिया? अरे बेटा, मैं ऐसे कैसे सब कुछ बर्बाद कर दूंगी? अरे बेटा, तू मेरी बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश कर। मैं ऐसे ही डायरेक्ट तो सब कुछ तेरे नाम नहीं ना कर सकती, इसलिए मुझे दुनिया को दिखाने के चक्कर में विनय को उस समय अपना बेटा मानना पड़ा। नहीं तो कौन ऐसे सौतन के बच्चे को अपना बच्चा समझ करके पालेगी? अरे बेटा, मैं तो बस दिखाने के लिए उससे प्यार करती हूँ और उसे अपना बेटा बनाया है। अरे बेटा, बल्कि मैं उसकी तो शादी भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन ये गांव समाज किसी को चैन से रहने भी तो नहीं दे रहा था ना। ये आस पड़ोस के सभी लोग मेरे इतना पीछे पड़ गए थे, इसलिए तो मुझे मजबूरी में उसकी शादी करनी पड़ी। लेकिन बेटा, उसकी शादी तो ठीक ठाक से हो गई, लेकिन अब मैं बच्चा तो बिल्कुल भी नहीं पैदा करने दूंगी। उल्टा मैं तो चाह रही हूँ बेटा कि किसी न किसी तरह से इस लड़की का एबॉर्शन करवा दूं, और उसके बाद मैं विनय को खुद ही किसी तरह से बहका करके और बिना बहू को बताए उसकी नसबंदी करवा दूंगी। फिर तो बेटा ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। फिर देखती हूँ कि ये पूनम कितना उछल कूद करती है। फिर मजबूरी में इसे तेरे बच्चे को गोद लेना ही पड़ेगा, और जब एक बार इसने तुम्हारा बच्चा गोद ले लिया ना, तो फिर तो ये सारी की सारी जायदाद तेरी ही होगी ना बेटा। बेटा, मैं ये सब कुछ तो मैं तेरे लिए ही कर रही हूँ ना। वो तो मैं सब समझती हूँ माँ, लेकिन देख लो माँ, कहीं ऐसा ना हो कि ये सब कुछ हाथ से निकल जाए। अरे कुछ नहीं होगा बेटा, तू बिल्कुल भी चिंता मत कर। मैंने अब सब कुछ अच्छे से सोच लिया है। फिलहाल बेटा अभी तू फोन रख,
फिर बाद में मैं अपने फोन से तुझे फोन करती हूँ। हाँ ठीक है माँ। अरे ये दोनों माँ बेटी ये क्या बोल रहे थे? विनय जी इनके अपने खुद के बेटे नहीं हैं, बल्कि ये इनकी सौतन के बेटे हैं। अब ये ऑफिस से कब तक आएंगे? फिर शाम के समय। अरे पूनम तुम यहाँ। आप पहले 1 मिनट मेरे साथ चलिए हमारे कमरे में। अरे पूनम ये क्या बदतमीजी है, मैं अभी अभी तो ऑफिस से आया हूँ और तुम हो कि कमरे का दरवाजा लगा रही हो। विनय जी आप चाहते हैं ना कि मैं अपना एबॉर्शन करवा लूं, तो मैं अपना एबॉर्शन बिल्कुल करवा लूंगी, लेकिन आपको मेरे कुछ सवालों का जवाब देना पड़ेगा। हाँ बोलो, क्या पूछना है तुम्हें? विनय जी आप मुझे सच सच बताइए कि क्या आपकी माँ आपकी सगी माँ है? अरे पूनम तुम ये क्या बकवास कर रही हो, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? अरे मैंने जो आपसे पूछा है आप पहले उसका जवाब दीजिए। हाँ पूनम तुम सही कह रही हो, माँ मेरी सगी माँ नहीं है, वो मेरी सौतेली माँ है। जब मैं 1 साल का था ना, तभी मेरी माँ बीमारी के कारण चल बसी थी, तो फिर पापा ने कुछ समय के बाद दूसरी शादी कर ली थी। तब से इन्होंने ही मेरा पूरा पालन पोषण किया है और मुझे पाल पास के इतना बड़ा किया है। माँ ने मुझे कभी भी अपनी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। लेकिन पूनम देखो मेरा नसीब कैसा है, मेरे नसीब में माँ बाप दोनों में से एक का भी प्यार नहीं लिखा था। इसलिए जैसे ही मेरी बहन बबीता पैदा हुई तो उसके 6 महीने के बाद ही पापा भी गुजर गए। तब से माँ अकेले ही हम दोनों को पाल रही हैं। उन्होंने कभी भी मुझे सौतेला बेटा नहीं समझा, उन्होंने मुझे हमेशा ही अपने बेटे की तरह ही प्यार किया है। अरे इतना बड़ा धोखा विनय जी, आज तक मुझे आपने ये सभी बातें क्यों नहीं बताई? लेकिन अब मुझे ये सब सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई हैं। अरे ये तुम क्या बोल रही है पूनम? अरे मैं सही बोल रही हूँ जी। माँ जी आपकी सारी प्रॉपर्टी अपनी बेटी के नाम करना चाहती है, और बस इसलिए ही वो दुनिया समाज की नजरों में आपको अपना बेटा मानती है। अरे आपकी माँ आपका हित कभी नहीं चाहती है। अरे उनका दूसरा बेटा नहीं हो पाया, इसलिए माँ जी वो सारी प्रॉपर्टी और सारी जायदाद अपनी बेटी के नाम करना चाहती है। पूनम अब तुम बहुत ही ज्यादा बोल रही हो। अरे मैं क्या बोल रही हूँ जी, मैंने जो सुना और मैंने जो देखा है वही तो आपको बोल रही हूँ जी। अगर माँ जी सीधे तरीके से ये सब कुछ करती ना, तो आपकी माँ समाज की नजरों में गलत साबित हो जाती। इसलिए हो तो वो इतनी बड़ी साजिश करके सारा कुछ बबीता दीदी का नाम करना चाहती है। पूनम अब तुम बहुत बोल रही हो। अरे मैं क्या गलत बोल रही हूँ? ये आपकी माँ की और आपकी दीदी की अच्छी खासी प्लानिंग है, क्योंकि ये आपकी सारी प्रॉपर्टी आपके नाम पर है और माँ जी ये बात बहुत ही अच्छे से जानती है। इसलिए ही माँ जी और दीदी ने आपके खिलाफ ये अच्छा खासा षड्यंत्र रचा है। इसलिए ही दीदी आपसे अपने बच्चे को गोद लेने के लिए बार बार बोल रही है, क्योंकि वो भी इसलिए कि अगर आप उनके बच्चे को गोद ले लेंगे तो फिर आपकी सारी प्रॉपर्टी उनके बच्चे के नाम हो जाएगी। ये लोग वही तो चाहते हैं जी, कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। हे भगवान, इतना बड़ा धोखा। पूनम तुम ये ऐसे ही मन धड़क कहानी मत बनाओ, समझी ना? तो फिर ठीक है, आपको यही लग रहा है ना कि मैं आपको कोई मन धड़क कहानी सुना रही हूँ, तो फिर मैं आपको एक रिकॉर्डिंग सुनाना चाहती हूँ। वो आप देख लीजिए और अच्छे से सुन भी लीजिए। इसके बाद आप जो कहेंगे, जैसा कहेंगे, मैं वैसा ही करने के लिए तैयार हूँ। ये लीजिए, आप खुद ही सुनिए। फिर पूनम विनय को सारी रिकॉर्डिंग सुनाती है और विनय भी अपनी माँ और बहन की वो सारी बातें सुनकर हैरान हो जाता है। वो कुछ भी समझ नहीं पाता कि आखिर उसकी माँ और बहन उसके साथ जायदाद के लिए धोखा कर रही हैं। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मेरी माँ और मेरी बहन मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कर रही थी। पूनम तुम ये मोबाइल दो मुझे। ये क्या है माँ? अरे क्या हुआ बेटा? लो सुनो, अब आप खुद ही सुनो। और जब एक बार इसने तुम्हारा बच्चा गोद ले लिया ना, तो फिर तो ये सारी की सारी जायदाद तेरी ही होगी ना बेटा। तुम्हें ये रिकॉर्डिंग सुनाई नहीं दी क्या? हे भगवान, ये बहू ने अपना दिमाग लगा ही दिया। इसने मेरी बातों को कब रिकॉर्डिंग कर लिया? माँ अगर आपकी नजरों में मैं इतना ही सौतेला था तो आपने उसी समय मेरा गला क्यों नहीं घोट दिया? जितनी तकलीफ आज मुझे हो रही है ना, कम से कम उतनी तकलीफ मुझे उस समय तो नहीं ना होती। मैं तो आपको अपने दिल से अपनी माँ मानता था, लेकिन आप मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कर रही थी। अगर माँ आपको पूरी प्रॉपर्टी चाहिए ही थी तो आप ऐसे ही मेरे से ले लेती ना। मैंने कौन सा कभी आपसे प्रॉपर्टी मांगी थी? लेकिन नहीं, आपको तो दुनिया के सामने भी अच्छी बनना था। सच ही कहते हैं लोग कि अपनी माँ ही माँ होती है और सौतेली माँ सौतेली ही होती है। आखिरकार अपने अपना सौतेलापन दिखा ही दिया ना। माँ आपको ये प्रॉपर्टी चाहिए थी ना, और इसलिए आप मेरे बच्चों को मारने पर उतारू थी। ऊपर से आप मेरे ही बच्चों को मेरे ही हाथों से मरवा रही थी, और वो भी सिर्फ इस प्रॉपर्टी के कारण। आप इस प्रॉपर्टी के कारण मेरा ही नाश करवा रही थी।
मैं तो आपको कुछ और ही समझ बैठा था। अरे मैं हमेशा ही आपकी हाँ में हाँ मिलाता था, लेकिन अब और नहीं। अब मुझे आपके साथ और नहीं रहना है। अरे अब मुझे तो आपके साथ रहने में घिन आ रही है, आपकी सोच से, आपके साये से और आपके साथ से। मैं अभी के अभी इस घर को छोड़ करके जा रहा हूँ। और आपको अपनी बेटी के लिए ये घर और प्रॉपर्टी चाहिए थी ना, तो फिर ये घर और प्रॉपर्टी आपकी बेटी को मुबारक हो। आज के बाद आप दोनों के लिए मैं मर गया हूँ। चलो पूनम, मुझे इस घर में जरा से देर भी नहीं रहना है। हम लोग अपनी एक नई दुनिया बसाएंगे, उस दुनिया में जहाँ मेरे बच्चे के जान के पीछे कोई पड़ा ना हो। चलो तुम जल्दी से पैकिंग करो। अरे अब पैकिंग भी नहीं करनी। अरे अब तो मुझे इस घर का एक टुकड़ा भी नहीं लेना है। चलो तुम इसी तरह से चलो यहाँ से। हाँ चलिए जी, मुझे भी इस घर में नहीं रहना है। अब तो ठीक है ना माँ जी? अब तो आप खुश है ना कि आपकी बेटी को अब ये सारी जायदाद मिल गई? अरे माँ जी, ये सब करने से पहले आपको कुछ तो शर्म करनी चाहिए थी ना। अरे माँ जी, आप खुद तो जैसी है सो हैं, लेकिन आपने तो अपनी बेटी को भी अपने जैसा ही बना दिया। अरे आप दोनों अपने बेटे के बच्चों को मारने के चक्कर में इतनी पागल हो गई थी कि आप दोनों के दोनों तो ये भूल ही गई कि आपके अपने बच्चे भी तो हैं। अरे आप दोनों जो आज अपने बेटे और भाई के बच्चों को मारने पर तुली हुई हैं। अरे चाहे वो सौतेला ही सही, लेकिन वो भी तो इंसान ही है ना। अगर कल को यही सब कुछ कोई आपके साथ या आपकी बेटी के साथ कोई करे, तो फिर आपको कैसा लगेगा? ये कभी सोचा है आपने? विनय, तू मुझे माफ कर दे बेटा। मैं पैसे और इस जायदाद के चक्कर में अंधी हो गई थी। मुझे तो कुछ भी समझ में ही नहीं आया कि मैं जो भी कर रही हूँ गलत कर रही हूँ। तू मुझे माफ कर दे बेटा, और तू मुझे छोड़कर कहीं मत जा बेटा, ये तेरा ही तो घर है। नहीं माँ, अब मुझे आप पर बिल्कुल ही भरोसा नहीं है। जो मेरे साथ इतने सालों तक इतना बड़ा धोखा कर सकती है, तो वो मेरे बच्चों के साथ भला क्या कुछ नहीं कर सकती। इसलिए माँ, ये घर और सारी जायदाद आपको और आपकी बेटी को मुबारक हो। आपने मेरे साथ जो किया सो किया, लेकिन मैं अपने बच्चों की जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकता। इसलिए आज मैं ये सब कुछ आपको और आपकी बेटी को देकर यहाँ से हमेशा के लिए जा रहा हूँ। और भगवान से मैं यही दुआ करूंगा कि भगवान ऐसी माँ किसी दुश्मन को भी ना दे। तो देखा आप सभी ने कि मेरी सास कैसे जायदाद के लालच में मेरे बच्चों की ही दुश्मन बन गई थी। वो चाहती ही नहीं थी कि मेरे बच्चे पैदा ही ना हों। वो एक माँ होकर ऐसा कर रही थी। अरे चाहे वो मेरे पति की सौतेली माँ है, लेकिन माँ तो माँ ही होती है ना, चाहे वो सौतेली हो या फिर सगी। तो हम आशा करते हैं दोस्तों कि आप लोगों को हमारी ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, और इसी तरह की प्यारी प्यारी मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल पीकाबू हिंदी कहानियों को सब्सक्राइब करें।